नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ की। ठीक है ना, प्लांट डिजीज़ का क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं। तो सभी लोग जो है वो लाइव आ जाए। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए। जल्दी से आप लोग कनेक्ट कर लें। नोटिफिकेशन आपके पास आ ही गया था। ओके, तो जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वाले वीडियो में बात करी थी कि आपके पास में जो नोटिफिकेशन है वो आएगा 2.0 ऐप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, 2.0 ऐप आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको इंस्टॉल करके अपना स्टार्ट करना है। तो आपको एकदम जो है क्लास का नोटिफिकेशन या जो भी आने वाला है वो आपके ऐप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं भी देख रहा हूँ अलग से। वॉइस क्लियर है, आप बता सकते हो। तो देखिए, ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है अपना, इसमें थोड़ा सा कैमरा जो है इधर घुमा देते हैं मेरे हिसाब से, ऐसे ही। ओके, ठीक है, अभी देख लेते हैं अभी। चलिए, तो जुड़ जाइए, थोड़ा जल्दी करें, एक एक करके आ जाएं। ठीक है, ओके। हाँ, वो देखो, ऐसा है कि जो क्लास है ना आपकी, वो 5 से 5:30 के बीच का, जैसा कि बोला गया है। कभी कभार थोड़ा डिले हो जाता है ना, काम पड़ जाता है। तो 5 से 5:30 के बीच में आपकी क्लास का रखा है मैंने शेड्यूल। और अभी क्या है कि थोड़ा सा 40-45 के ऊपर हमने इसको स्टार्ट किया है। 2-5 मिनट इसको सेटअप करने में लग जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो ना रहे और क्लास जो है वो स्मूथली चले, आपके लाइव क्लास। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब आ जाएंगे आप लोग तो ठीक रहेगा, और बचे हुए हैं वो भी आ जाए। मैं एक बार फिर से एक नोटिफिकेशन और भेज देता हूँ। थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए वैसे ये काम आपका। ठीक है, चलिए जी। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास दोबारा से फिर से सेंड कर दिया गया है। अब जिन लोगों को पता लग गया ठीक है, नहीं लगा हो सकता है कोई काम में वो लोग बिजी हो सकते हैं। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज की बात करोगे तो प्लांट डिजीज को कुछ क्राइटेरिया है उसके आधार पर डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद में अलग अलग तरह के उनके सिम्टम के आधार पर, उनके लक्षण के आधार पर, वो किस तरह से रोग पैदा करती है उसके आधार पर लगभग 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। तो आज हम जो है बेसिकली 3 कैटेगरी जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात। तो प्लांट डिजीज जो है, पहले तो हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हमने प्लांट डिजीज को 10 भागों में बांटा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट डाल लेते हैं हमारा, वही तरीका सिंपल सा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, एक बार मैं अपना ऐप दोबारा से खोल लेता हूँ, यहाँ पर बंद हो गया था, ताकि कोई कमेंट करेगा तो मुझे पता चल जाए। ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, मनीष आ गया है। हेलो मनीष।
ओके, ठीक है, चलिए। तो पॉइंट डाल लेते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। मेरे हिसाब से वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, ये हमारा टॉपिक है। अब देखो, प्लांट डिजीज को हमने कुछ क्राइटेरिया के आधार पर क्या किया है, क्लासिफाई किया है ना। तो वो लिखते हैं, पहले वो लाइन लिखते हैं अपन। प्लांट डिजीज बेसिकली, यहाँ लिखते हैं, बेसिकली प्लांट डिजीज आर, प्लांट डिजीज आर क्लासिफाइड, आर classified according to, classify are according to the following criteria, ठीक है। मतलब कि ये जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर प्लांट डिजीज को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या है, देखो, सबसे पहले क्राइटेरिया हमारे पास में, नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया है सिम्टम का। क्योंकि हम किसी डिजीज को अगर पहचानेंगे तो किसके आधार पर पहचानेंगे, सिम्टम के आधार पर ही पहचानेंगे कि वो किस तरह के सिम्टम जो है उस प्लांट के अंदर कोज करती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि वो रस्ट कोज करती है, ठीक है ना, कैंकर कोज करती है, स्मट, विल्ट, है ना। कोई मान लीजिए लीफ के ऊपर स्पॉट बनते हैं, जैसे तना है, तने के ऊपर स्पॉट बनते हैं, समझ में आ रही बात, है ना। रूट के अंदर नोट बन जाती है, नोट बन जाती है। रूट के बीच में जाकर, जैसे जाइलम और फ्लोएम होता है, वहां पर जो है जाइलम फ्लोएम को नष्ट कर देती है और चूर्ण बना देती है ना? इस तरह की कंडीशन के आधार पर, मतलब किस तरह के सिम्टम शो करती है, सिम्टम का मतलब है लक्षण। हम बोलते हैं ना कि कैसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं भाई, कैसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, कोई लीफ है और लीफ के ऊपर स्पॉट नजर आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं मोजेक डिजीज हो रही है साहब, या लीफ स्पॉट डिजीज हो रही है। फिर उस लीफ स्पॉट डिजीज को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, कि वो स्पॉट है कैसे, वो चितकबरे हैं, और चितकबरे का मतलब है कि उनमें बीच बीच में पैचेज है या नहीं है, इसके आधार पर, या उनकी आकृति के आधार पर, जैसे कि वो गोलाकार है या फिर वो एंगुलर टाइप के हैं, इस तरह से। तो ऐसे अलग अलग आधार पर हम सिम्टम के आधार पर डिजीज को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिम्टम दे कोज, पैथोजन जिस तरह के सिम्टम कोज करता है उसके आधार पर बांटा गया है, मतलब उसके आधार पर हम डिवीजन करते हैं, ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कौन से सिम्टम हो सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल बात करें हम कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं, तो जैसे कि आपका हो सकता है रूट रोट डिजीज, रूट रोट, इसमें रूट जो होती है वो सड़ जाती है, इसको बोलते हैं रूट रोट, है ना, ठीक है। रूट का क्या होता है, सड़ जाना, गलन, या जड़ गलन रोग बोला जाता है इसको, है ना। देखो, एक एक शब्द बहुत कीमती है क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं प्लांट के डिजीज के बारे में, है ना। फर्स्ट यूनिट तक हम सारे जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इसकी, ये फर्स्ट यूनिट खत्म होगी ना, हमारे दोनों पेपर है, दोनों पेपर के अंदर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो सारी की सारी हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट यूनिट के अंदर ही जितनी भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उन सारी टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ लेंगे। तो बात को बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। हालांकि दोबारा फिर से आएगी, लेकिन अगर मान लो गलती से नहीं आया या स्किप हो गया तो यहाँ पर आपको वो याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो रूट रोट, इसको बोलेंगे आर्द्र गलन या रूट गलन रोग, है ना, इसमें रूट क्या हो जाती है, सड़ जाती है। दूसरी डिजीज होती है कैंकर, कैंकर डिजीज जो होती है इसको बोलते हैं खेरा रोग, नींबू का खेरा रोग नाम सुना होगा आपने, है ना, वो कैंकर डिजीज है। एक इस तरह का सिम्टम दिखाई देता है हमें विल्ट जैसा, विल्ट, विल्ट का मतलब होता है सूखना, ठीक है ना। विल्ट डिजीज होती है जिसमें पौधा क्या है, सूख जाता है, नीचे सूखना शुरू होता है और ऊपर तक सूख जाता है। लीफ स्पॉट डिजीज, लीफ स्पॉट बन जाते हैं, लीफ के ऊपर स्पॉट बन जाए तो उसको लीफ स्पॉट डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह स्केब डिजीज होती है, फ्रूट के अंदर होती है स्केब डिजीज, फ्रूट में काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। ब्लाइट डिजीज होती है, ब्लाइट डिजीज जो होती है वो तने के ऊपर होती है, तने और शाखाओं पर होती है, उसमें भी काले काले से चकत्ते पड़ जाते हैं, दिखते एक जैसे ही है लेकिन अलग अलग जगह होने की वजह से ऐसा ब्लाइट में तो ऐसा लगता है जैसे कि इसको आग लगा दी गई थी पौधे को और ये जल गया है बीच बीच में से, मतलब जैसे सिगरेट, किसी को सिगरेट जला के दागते हैं ना, उस तरह का हो जाता है।
इसी तरह रस्ट, रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज है ना, स्मट डिजीज, रस्ट डिजीज है ना, बिल्कुल बारीक चूर्ण है, थोड़ा मोटा चूर्ण है, उसके आधार पर रस्ट डिजीज और स्मट डिजीज को बांटा गया है। तो बात हो गई हमारी पहले कि सिम्टम किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर हम प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात हम बात करें सेकंड, तो दूसरा होगा कि वो किस प्लांट ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है ना, इस प्लांट ऑर्गन को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। प्लांट ऑर्गन दे अफेक्ट, दे अफेक्ट। देखो ये तो बात हो गई कि किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर बांटते हैं एक तो, है ना। अब दूसरी बात हो गई कि वो किस प्लांट ऑर्गन को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, मतलब कौन सा प्लांट ऑर्गन है जो अफेक्ट हो रहा है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें हम इसके लिए भी, कि वो डिजीज रूट में हो रही है या स्टेम में हो रही है या पत्ती के ऊपर हो रही है या फ्रूट के ऊपर हो रही है, यही रही प्लांट के ऑर्गन कौन से हैं। प्लांट का ऑर्गन है एक तो रूट है ना, दूसरा क्या है, दूसरा है स्टेम, रूट के अलावा दूसरा क्या है जी, स्टेम है। तीसरा क्या है इसके अंदर, फोलिएज, यानी कि लीफ लिख सकते हो आप, है ना, लीफ के ऊपर हो रही है डिजीज तो लीफ लिख सकते हो। लीफ को हम बोलते हैं फोलिएज, है ना, ये ध्यान रखना, लीफ को क्या बोला जाता है, फोलिएज बोला जाता है। तो चेंज कर लेना, आप लिख लेना, है ना। और फ्रूट, फ्रूट के ऊपर हो रही है, ठीक है ना, फ्रूट के ऊपर हो रही है डिजीज, लीफ के ऊपर हो रही है, स्टेम के ऊपर हो रही है या रूट के ऊपर हो रही है, ये प्लांट ऑर्गन हो गए कि इन इस डिजीज से, पर्टिकुलर डिजीज से किस प्रकार का ऑर्गन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। क्लियर, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट आ जाओ अभी आप। अब देखो कि ये तो बात हो गई कि कोई रोग हुआ, जैसे कि कैंकर रोग हुआ साहब, ठीक है, या विल्ट रोग हुआ साहब। अब इसने किसी प्लांट के किस पार्ट को अफेक्ट किया है, वो बात हो गई। लेकिन अब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है डिजीज की क्लासिफिकेशन, मैं इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ, कुछ नेटवर्क इशू हो जाता है इसमें। अब कंसिस्टेंटली क्या है कि ये रेगुलर जो है स्पीड आती रहेगी, है ना। ओके, तो टाइप ऑफ प्लांट अफेक्ट, टाइप ऑफ प्लांट अफेक्टेड, टाइप ऑफ प्लांट, प्लांट अफेक्टेड, है ना, कि कौन सा, किस प्रकार के प्लांट जो है इससे अफेक्ट होते हैं। जैसे कि बात करें हम, जैसे कि फील्ड क्रॉप है, फील्ड क्रॉप जिनको हम खेत में बोते हैं, है ना। फील्ड क्रॉप का मतलब जिनको हम किस में बोते हैं, खेत के अंदर, जैसे गेहूं, चावल, धान, मक्का वगैरह वगैरह, ये सब किस में आते हैं, फील्ड क्रॉप के अंदर आते हैं, है ना। ये सब किस में आएंगे, फील्ड क्रॉप के अंदर आएंगे। तो जैसे चावल है, धान है, मक्का है, गेहूं है, जो है बाजरा, ये सब इसमें आ जाए। तो फील्ड क्रॉप डिजीज है मान लीजिए वो, तो वो किसी और में तो फैलेगी नहीं, किसी में फैलेगी, फील्ड के अंदर, इसी मतलब क्रॉप के अंदर ही फैलेगी, ठीक है। दूसरा वेजिटेबल, ठीक है ना, वेजिटेबल डिजीज है क्या, मतलब कि क्या वो रोग सब्जियों में होता है या वेजिटेबल्स के अंदर होता है, तो वेजिटेबल डिजीज बहुत बात कर देंगे हम, ठीक है। इसके अलावा जो डिजीज फ्रूट के अंदर फैलती है ना, फ्रूट के ट्रीज के अंदर फैलती है, तो वो स्पेशल डिजीज होगी फ्रूट ट्रीज के अंदर, तो ये भी एक क्राइटेरिया हो गया हमारा, ठीक है ना। कुछ डिजीज ऐसी है जो इनमें ना फैल कर किस में फैल जाती है, फॉरेस्ट के अंदर। अब फॉरेस्ट के अंदर भी अलग अलग तरह के प्लांट्स है ना, तो फॉरेस्ट के अंदर अगर डिजीज फैल रही है तो वो फॉरेस्ट डिजीज हो जाएगी। इसके अलावा टर्फ के अंदर फैलने वाली डिजीज, टर्फ बोला जाता है, छोटी छोटी घास उगती है ना, उसको बोला जाता है टर्फ, है ना, जो अपने गार्डन में नहीं होती घास, वो घास को बोला जाता है टर्फ, तो ये टर्फ डिजीज कहलाएगी। इसी तरह ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट, उन ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ऊपर, जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर वाले प्लांट है, उनके ऊपर अगर ये डिजीज होती है तो उसको बोलेंगे हम ऑर्नामेंटल प्लांट डिजीज, है ना। टर्फ डिजीज बोलेंगे उनको अगर छोटी घास के ऊपर हो रही है। फॉरेस्ट डिजीज बोलेंगे जो कि अगर फॉरेस्ट के अंदर हो रही है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये टाइप ऑफ प्लांट अफेक्ट, किस प्रकार के प्लांट जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं डिजीज से, उसी डिजीज को वही नाम दे दिया जाएगा। आगे बात समझ में। तो एक क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ये भी होगा हमारा। तो अभी तक हमने पढ़े तीन तरीके, एक कि सिम्टम किस तरह के कोज होते हैं, दूसरा किस तरह का प्लांट ऑर्गन अफेक्ट होता है, तीसरा किस प्रकार के प्लांट अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और चौथी बात करते हैं हम कि वो कैसे अफेक्ट करता है ना, पूरे प्लांट को अफेक्ट करता है या प्लांट के केवल छोटे से पार्ट को ही अफेक्ट करता है।
तो फोर्थ जो क्राइटेरिया होगा हमारा क्लासिफिकेशन का वो रहेगा द एक्सटेंट टू विच द एक्सटेंट टू विच प्लांट डिजीज, ठीक है ना। द एक्सटेंट टू विच प्लांट डिजीज मतलब ये प्लांट डिजीज किस प्रकार से फैलती है। प्लांट डिजीज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, ठीक है ना। इसको बोलेंगे आप एरिया, मतलब एरिया, एक्सटेंट को आप बोल दो एरिया। एरिया या कोई सीमा है, हिंदी में बोलते हैं इसको सीमा या लंबाई, लेंथ या लंबाई बोला जाता है। मतलब कि वो एरिया जिससे प्लांट डिजीज एसोसिएटेड है वो कौन सा है, ठीक है ना। इसके आधार पर इस डिजीज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब इस एरिया के आधार पर क्या होगा, ये दो प्रकार की ये डिजीज हो सकती है, ठीक है ना। इस एरिया के आधार पर कितने प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की डिजीज हो सकती है। एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं हम लोकलाइज्ड डिजीज। कौन सी डिजीज बोलते हैं, लोकलाइज्ड, ठीक है ना। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, देखो लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि वो डिजीज हो सकता है किसी एक छोटे से पार्ट में, प्लांट के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर हो, है ना। प्लांट के किसी एक छोटे से ऑर्गन के अंदर हो, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड डिजीज बोलेंगे। आगे बात समझ में। दूसरी होती है सिस्टेमिक डिजीज, नंबर 2 क्या होती है, सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब होता है कि वो पूरे के पूरे एंटायर प्लांट को इफेक्ट करे। जैसे कि लोकलाइज तो क्या होगा, जैसे मान लो लीफ को इफेक्ट करती है और दूसरा कोई पार्ट अफेक्ट नहीं होता तो वो लोकलाइज डिजीज होगी। कुछ डिजीज ऐसी होती है जो जड़ से लेकर जड़, तना, पत्ती, फूल सबको इफेक्ट करती है तो उसे बोलते हैं सिस्टेमिक डिजीज। क्लियर, दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी ना। लोकलाइज डिजीज क्या होती है, लोकलाइज डिजीज क्या होती है इसके बारे में लिख देते हैं हम। लोकलाइज डिजीज का मतलब है अफेक्टेड या affecting only a only a part of plant, है ना। ओनली ए पार्ट ऑफ प्लांट, केवल किसको अफेक्ट करती है, एक पार्ट को, प्लांट के केवल एक पार्ट को ही अफेक्ट करती है, इसे बोलते हैं हम लोकलाइज डिजीज, ठीक है ना। दूसरी डिजीज है सिस्टेमिक डिजीज। सिस्टेमिक डिजीज क्या करती है, ये पूरे होल प्लांट को ही अफेक्ट करती है। तो अफेक्टिंग द एंटायर एंटायर प्लांट, पूरे ही प्लांट को क्या करे, अफेक्ट करे, तो उसे बोलेंगे हम सिस्टेमिक डिजीज। क्लियर होगी बात, है ना, ध्यान रखना ये बात को, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पे कि डिजीज का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे और कैसे करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले 10 क्लासिफिकेशन है अपने, 10 टाइप में हमने डिजीज को बांटा है। तो आज हम कुछ स्पेसिफिक 2 या 3 जो है, जो भी होगा अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग 2 या 3 टाइप जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो 2 से 3 क्लास में हम इसको पूरा कर पाएंगे, कवर करेंगे 2 से 3 क्लास में, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट है आपका यहाँ पर तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नंबर ए, पॉइंट डाल लेते हैं हम। नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of their mode of अब मैं टर्म लिखता जाऊंगा, आप ध्यान रखना है ना, टर्म का ध्यान रखना है। पर पिट्यूएशन, पर पिट्यूएशन, है ना। देखो पर पिट्यूएशन, या ये भी कर सकते हैं हम इसको, दूसरा नाम है इसका मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी इन्फेक्शन, व्हाट इज द परप्यूशन, ठीक है। परप्यूशन, परप्यूशन क्या है और प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसके आधार पर हमने इस डिजीज को बांटा है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है,
प्राइमरी इन्फेक्शन या परफ्यूशन के आधार पर इस डिजीज को बांटा है 3 भागों में। देखो उनका मोड ऑफ परफ्यूशन क्या होता है या प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है, कि वो सोइल से होता है, हवा से होता है या सीड से होता है। देखो या तो ऑर्गेनिज्म जो है, जो पैथोजन है, आपका पैथोजन कौन है, पैथोजन है 3 अपने पास में, वैसे तो बहुत सारे हैं पर 4 मान लो आप, कुल मिला के 4 पैथोजन है अपने पास, जिनके बारे में हमें जानना पड़ता है या जानना चाहिए। पहला पैथोजन कौन है, सबसे पहला पैथोजन है अपने पास जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए, वो है कौन सा, आपका फंगस। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रोग प्लांट के अंदर किससे होते हैं, फंगस से होते हैं भाई। क्लियर। दूसरा पैथोजन है अपने पास में, यहाँ लिखते जाते हैं अपन, फंगस। पहला पैथोजन सबसे पावरफुल कौन है, फंगस है, सारे रोग फंगस के होंगे। दूसरा पैथोजन है अपने पास में बैक्टीरिया, सबसे इसके बाद में इसी का ही नाम आएगा, सब इसके बाद में ये डिजीज होंगी जो बैक्टीरियल डिजीज होंगी। तीसरा पैथोजन है अपने पास में वायरस। ठीक है ना, मेन पैथोजन की बात करें अपन, जो कि वास्तव में रोग फैलाते हैं और इनकी वजह से बहुत सारी फसलें जो है हमारी वो नष्ट हो जाती है। और चौथा पैथोजन है अपने पास में निमेटोड्स। कौन है, निमेटोड्स, जो कि हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये 4 मेजर पैथोजन है जो कि पादपों में डिजीज कोज करते हैं। क्लियर हो गई क्या बात यहाँ तक की, है ना, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। अब ये फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड कहीं ना कहीं से तो उस प्लांट के ऊपर आकर गिरेंगे, है ना, या कहीं ना कहीं से तो आएंगे भाई, पहले से तो है ही नहीं कहीं पर। जैसे मान लो जब आपने प्लांट को उगाया, प्लांट उग गया, बड़ा हो गया, उसी समय तो इसमें रोग होगा, जब उसके अंदर फूड होगा तभी रोग होगा, बिना फूड के तो रोग होने का सवाल ही नहीं है ना। सूखा डंठल है, उसके ऊपर कोई रोग होगा क्या, नहीं होगा। प्लांट उगेगा, ग्रो करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा, तो उस समय ये पैथोजन उसके ऊपर आक्रमण करेंगे और अपना साइकिल चलाएंगे। देखो 2 चीजें ध्यान रखनी है हमें, हमारे पास में 2 तरह की चीजें हैं, एक है अपना पैथोजन, ठीक है, और दूसरा है प्लांट। पैथोजन भी एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जीव है ना, और प्लांट भी एक जीव है। प्लांट को भी अपना लाइफ साइकिल जीना है और पैथोजन को भी अपना लाइफ साइकिल जीना है, दोनों को ही लाइफ साइकिल अपना पूर्ण करना है। ठीक है। अब हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैथोजन नहीं है, पैथोजन मर जाए तब भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा प्लांट नहीं मरना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन पैथोजन भी नहीं चाहेगा कि वो मरे, सीधी सीधी बात है, कोई ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं चाहेगा कि वो मरे, वो तो अपना जीवन चक्र पूरा करके और अगली पीढ़ी को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। पेड़ भी नहीं चाहेगा कि वो बीच में ही मर जाए और अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करे, दोनों को अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है। ठीक है। अब उसमें हम मददगार हैं उनके, हम मददगार भी हैं, मदद भी करेंगे उसकी, और साथ ही साथ उसको उसमें रोग फैलाने से रोकेंगे। तो हम पौधे के लिए भी मददगार हैं, पहली बात, और कहीं ना कहीं हम इस जो पैथोजन है उसको फैलाने में मददगार होंगे। मतलब हम दोनों ही तरह से सोचना पड़ेगा हमें, हमारी जो थिंकिंग है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। हाँ मनीष, वेरी गुड, है ना, हमारी जो थिंकिंग है वो दोनों तरह से होनी चाहिए। मनीष ने आंसर दे दिया था, मैंने देखा नहीं, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस एंड नेमेटोड। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बस ये फोकस आपको रखना है अपना, है ना। चलिए, तो मेरी बात समझ में आ गई ना, कि हम प्लांट की तरफ से भी हमें सोचना है और पैथोजन की तरफ से भी हमें सोचना है। अब चूंकि हम सारी डिजीज पढ़ रहे हैं ना, डिजीज पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के बारे में कम सोचेंगे, हम पैथोजन की तरह के सोचना है हमें, कि अगर आप पैथोजन हो तो आप कैसे एंट्री मारोगे प्लांट के ऊपर। जैसे पहली बात ही सोच ली हमने कि आप एक पैथोजन, आप एक फंगस हो, अब आपको क्या करना है, पैथोजन को एंट्री करनी है प्लांट के अंदर। कहाँ से आएंगे हम, कहाँ हैं हम कहाँ रहते हैं, तो हम 2 जगह रहते हैं बेसिकली। कहाँ रहते हैं, या तो हम सोइल के अंदर रहते हैं, या फिर हम कहाँ रहते हैं, एयर के अंदर रहते हैं। अगर हम पैथोजन होते तो, हम पैथोजन होते तो कहाँ रहते हैं, या तो सोइल के अंदर पड़े रहते एज ए सीड के फॉर्म में, या स्पोर के फॉर्म में, या माइसीलियम के फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में तो हम सोइल के अंदर पड़े रहते, या फिर हम हवा में उड़ रहे होते। दोनों ही काम हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका तो है नहीं कि ऊपर आकाश में से गिरेंगे, ये नहीं हो सकता। पेड़ कहाँ है, पेड़ तो जंगल में भी है, पेड़ हमारे खेत में भी है। तो हम, मतलब कि जो पैथोजन है वो कहाँ से आएगा, पैथोजन या तो सोइल से आएगा, है ना, या किसी वाटर सोर्स से भी आ सकता है, लेकिन आना पड़ेगा उसको सोइल के अंदर ही, कहीं ना कहीं से तो आएगा वो। तो बेसिकली
3 तरीके हैं जहाँ से हमारा पैथोजन जो है वो एंट्री करता है, ठीक है। मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन करता है। प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब होता है पहला इन्फेक्शन। जैसे फसल उग गई है, आपकी फसल हेल्दी है और पहली बार कोई स्पोर उसके अंदर आया, कोई फंगस उसके अंदर आया, कोई बैक्टीरिया उसके अंदर आया और उसने इन्फेक्शन फैलाया, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन बोलते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन। याद रखना है बात, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। एक तो प्राइमरी इन्फेक्शन मैंने बता दिया कि किसी पादप पर पहली बार अगर कोई रोग हो रहा है तो उसे बोला जाता है प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है ना। याद रह जाएगी ना मेरी बात, ठीक है। चलिए, और दूसरा एक और होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, वो अभी साथ साथ ही मैं आपको इसके साथ बताऊंगा, समझाने के लिए, समझेंगे हम उसको भी। तो अभी हम पैथोजन के तरीके से सोचेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहला मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन है आपका सोइल, सोइल से, सोइल बोर्न डिजीज का। जो सोइल बोर्न डिजीज है, सोइल बोर्न डिजीज का मतलब है कि जो सोइल से हो रही है, मतलब इनके पैथोजन कहाँ पाए जाएंगे? हमें सोइल के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा है सेकंड मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन या परप्यूरेशन। क्या है ये? परप्यूएशन, एयरबोर्न डिजीज। या तो वो पैथोजन कहाँ से आएगा? हवा से आएगा। या तो पैथोजन किस में से आएगा? सोइल में से आएगा, या फिर पैथोजन कहाँ से आएगा? हवा से आएगा। अब एक और तरीका है तीसरा, हो सकता है पैथोजन पहले से ही हो उपस्थित, कहाँ पर? सीड के अंदर। तो अगर सीड में पहले से उपस्थित है तो उसको बोल देंगे हम सीड बोर्न डिजीज। इन दो के अलावा एक तरीका और है आने का, पैथोजन का प्राइमरी इन्फेक्शन करने का, सीड बोर्न, है ना। सीड के साथ ही वो भी बोर्न हो जाता है। एक तो हवा से बोर्न होता है, मतलब हवा में आता है और अपना जो है जनन करना शुरू कर देता है। दूसरा सोइल बोर्न, यानी कि सोइल में आता है और अपना जनन करना शुरू कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोइल बोर्न। दूसरा एयर बोर्न और तीसरा सीड बोर्न। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। ठीक है, सोइल बोर्न डिजीज। अब देखो सोइल बोर्न डिजीज क्या होती है। हाँ ठीक है, चल तो रहा है। सोइल बोर्न डिजीज, ये पहला अपन डाल लेते हैं यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। ओके, अब आ जाओ इसमें आप, क्या क्या है सोइल बोर्न डिजीज, किस तरह की होती है। तो देखो, जो पैथोजन होता है वो कहाँ मिलेगा हमें? सोइल के अंदर मिलेगा, या तो वो मिट्टी के अंदर मिलेगा, या ये जो कचरा पट्टी पड़ी रहती है खेतों के अंदर उनके ऊपर मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? तो वहाँ या तो वो माइसीलियम के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है ना। देखो, ये कोई खेत है, आप ये समझ के चलना है इसको ना, ये कोई खेत है और इस खेत के अंदर यहाँ पर ये मिट्टी के डेले वेले पड़े हुए हैं। तो इनके अंदर वो या तो इसकी फॉर्म में, स्पोर की फॉर्म में होगा, स्पोर छोटे छोटे बीजाणु की फॉर्म में हो सकता है ना। या यहाँ पर वो, जैसे मान लो उसको पानी वानी मिल गया, कोई पौधा यहाँ पर उगा हुआ है, ये पौधा उगा हुआ है यहाँ पर, जगह पर ये पौधा उगा हुआ है, ठीक है। ये पौधा यहाँ पर उगा हुआ है, इस पौधे की छाया है, यहाँ पर पानी भी आ रहा है, पौधा पानी लेके आ रहा है इसको, है ना। तो यहाँ पर वो माइसीलियम के फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा वो क्या हो सकता है? इनकी जड़ों के साथ, इनकी जड़ों के साथ वो जुड़ा हुआ हो, तो इसको बोलेंगे राइजोमॉर्फ, है ना। राइजोमॉर्फ, क्या बोलेंगे? राइजोमॉर्फ। तो जड़ों के साथ भी वो अटैच हो सकता है। तो ये वाली जो कंडीशन होगी इसकी, इस प्लांट की, इस प्लांट के ऊपर ये लगा हुआ है, इसकी छाया में है या इस खेत के अंदर फैला हुआ है, तो ये सब कंडीशंस जो है किसकी होंगी? सोइल बोर्न डिजीज की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो पैथोजन है, ये जो पैथोजन होते हैं, ये पैथोजन कहाँ सर्वाइव करते हैं? पैथोजन सर्वाइव इन सोइल। इसमें सर्वाइव करते हैं? सोइल के अंदर, ठीक है ना। या फिर ये किसमें हो सकते हैं? सोइल एंड इन प्लांट डेब्रिस, एंड इन प्लांट डेब्रिस। अब देखो, प्लांट डेब्रिस का मतलब क्या है? ये पौधा यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब खड़ा है, और इस पौधे की पत्तियां टूट टूट कर कहाँ आ गई है? इस जमीन के ऊपर आ गई है। तो यहाँ जब ये जमीन के ऊपर ये पत्तियां आकर गिर रही है, तो इन पत्तियों के सड़ने गलने से भी पैथोजन को फूड मिल रहा है, तो वो यहाँ पर ग्रो करेगा। समझ में आ रही बात? तो पैथोजन सर्वाइव इन सोइल एंड इन प्लांट डेब्रिस, ठीक है। किस फॉर्म में होता है? तो ये होता है एज रेस्टिंग स्पोर, रेस्टिंग स्पोर की फॉर्म में होता है।
रेस्टिंग स्पर्म की फॉर्म में तो इसलिए होता है कि जब फसल आएगी, है ना, तब तक ये क्या रहेगा, अपना सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा। जैसे हम फसल बोएंगे, फसल बोने के बाद जैसे वो थोड़ी सी बड़ी होगी, ये पानी के थ्रू पत्तियों तक पहुंच जाएगा, या किसी न किसी तरीके से माइसीलियम या स्पोर का निर्माण करके ये जड़, तना, पत्ती कहीं पर भी ये पहुंच जाएगा। ठीक है, जब इसको फसल जो इससे जिसके ऊपर ये आक्रमण करता है वो फसल यहाँ पर अवेलेबल होगी तो। अब भले वो 1 साल बाद हो कि 10 साल बाद हो गए, तब तक ये रेस्टिंग स्टेज में ही रहेगा, जब तक कि इसको अनुकूल वातावरण नहीं मिल जाता। ठीक है ना। दूसरी चीज है, माइसीलियम की फॉर्म में रह सकता है ये। माइसीलियम, माइसीलियम का मतलब, माइसीलियम होता है इस तरह से, ये देखो, ये माइसीलियम है, मतलब इसे तंतुरुमय स्ट्रक्चर होती है। अलग अलग तरह की फंगस होती है, जैसे सेप्टेड फंगस है तो उसमें ऐसे सेप्टा होते हैं और सेल होती है। ये माइसीलियम इस तरह से पड़े रहते हैं, इसमें मिट्टी के अंदर भी और साथ ही साथ में प्लांट के जो डेब्रिस होते हैं उन पे भी। इनमें फर्टिलाइजेशन होता रहता है, बाद में ये अपना लाइफ साइकिल बदल लेते हैं जैसे इनको इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म मिलता है। ठीक है, तो माइसीलियम के फॉर्म में रह सकते हैं, या किसके फॉर्म में रह सकते हैं, ये राइजोमॉर्फ की फॉर्म में, राइजोमॉर्फ की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब ये जो पैथोजन होते हैं, इस तरह के जो सीड सोइल बोर्न डिजीज के रूप में, यानी कि सोइल से ही इनका जब आक्रमण होता है, तो ये इस सिस्टम के थ्रू अटैक करेंगे। सीधी सीधी बात है, क्योंकि जमीन के ऊपर पड़े हैं तो इनका अटैकिंग सिस्टम भी क्या होगा, रूट होगा। तो ऐसे सोइल बोर्न डिजीज ज्यादातर किससे होती है, रूट से स्प्रेड होती है। कहाँ से स्प्रेड होती है, रूट से, याद रहेगी बात। ठीक है ना। तो इनका अटैक जो होता है वो कहाँ से होता है, अटैक ऑन द रूट। कहाँ पर अटैक करते हैं, रूट सिस्टम पे अटैक करते हैं। कहाँ पर अटैक करते हैं भाई, रूट सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, याद रह जाएगी बात। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम इसकी भी, जैसे कि एक डिजीज होती है डैम्पिंग ऑफ डिजीज। कौन सी डिजीज होती है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज, है ना। इसका रोगजनक भी याद रख लेना आप चाहो तो, पर आप थोड़े बहुत रोगजनक याद रखें। पाइथियम होता है इसका रोगजनक, पाइथियम स्पीसीज, डैम्पिंग ऑफ डिजीज। इसमें पौधा जो है नीचे से गलना शुरू होता है और पूरा का पूरा गिर जाता है। नाम ही इसका क्या है, डैम्पिंग ऑफ, है ना, गिर जाना, मतलब खड़े खड़े गिर जाना। वो होता है ना कि एक आदमी खड़ा खड़ा गिर गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डैम्पिंग ऑफ हो गया। क्या बोलेंगे उसको, डैम्पिंग ऑफ हो गया, बस ये उसको बोले डैम्पिंग ऑफ। अब नीचे से जड़ अगर खा लेगा पैथोजन, तो ऊपर क्या बचेगा, कुछ ही नहीं बचेगा, पौधा गिर जाएगा, है ना। ऐसे लटक जाते हैं, आपने देखा होगा, पौधा खड़ा हुआ है और खड़ा खड़ा तना तो बिल्कुल सही है उसका, पत्तियां भी उसके अंदर आ रही है, लेकिन वो तने का कुछ भाग जमीन के ऊपर तक सड़ जाता है और पौधा जो है इस तरह से नीचे जमीन के ऊपर लटक जाता है, लटक गया, उसको बोलेंगे डैम्पिंग ऑफ। टर्मिनोलॉजी समझते जाना एक है ना, ताकि दिमाग में कोई प्रकार का कंफ्यूजन ना हो और नाम के आधार पर ही हम सिम्टम को लिख दें, कैरेक्टर्स को लिख दें एग्जाम के अंदर। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो मैं जैसे बता रहा हूँ ना, उन चीजों को उसी कंसर्न में लेना है आप। चलिए, दूसरा होता है सीडलिंग ब्लाइट। ठीक है ना, कौन सी ब्लाइट होती है, सीडलिंग ब्लाइट डिजीज। सीडलिंग ब्लाइट में क्या होता है, देखो, जो सीडलिंग होता है ना, सीडलिंग किसको बोलते हैं, अंकुरण को। अंकुरित जो हो जाता है, अंकुरण होने के बाद में छोटी छोटी सी 2 पत्तियां आ जाती है। जैसे ही वो अंकुरित होता है, वो पैथोजन के साथ ही क्या होता है, वो डिजीज भी, पैथोजन जो होता है वो जैसे जैसे अंकुरण होता है उसी के साथ साथ वो भी ग्रो करती है। तो पूर्ण रूप से ग्रो नहीं कर पाती, उससे पहले वो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाती है, उसके ऊपर चकत्ते पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है और सूख जाती है। उसको हम बोलते हैं देसी भाषा में दड़बाना, क्या बोलते हैं, दबड़ाना। हमारे यहाँ इसको बोला जाता है हाड़ौती क्षेत्र में दबड़ाना, है ना। भाई फसल क्या हुई, दबड़ा गई। कैसे दबड़ा गई, भाई पानी गिर गया था, उसे दबड़ा गई। तो पानी गिर गया था ना, जब आपने, हाँ, रूट सिस्टम पे, बिल्कुल रूट सिस्टम पे अटैक करेंगे। वेरी गुड। दबड़ाने का मतलब है कि जैसे जो चल रहा है वो पौधा उग रहा है, समझो इस बात को। ये जो है सीडलिंग ब्लाइट को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसका हम वो लिख लेते हैं, रोगजनक क्या है। इसका रोगजनक है फाइटोप्थोरा। क्या है इसका रोगजनक, फाइटोप्थोरा, है ना। और एक है इसका रोगजनक फ्यूजेरियम। ये दोनों तो याद ही रख लेना, फाइटोप्थोरा और फ्यूजेरियम, क्योंकि कॉमन नाम है तो बार बार आते रहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है देखो जी, ध्यान से समझना।
यहाँ पर क्या है कि ये आपका मान लेते हैं चने का बीज है, ठीक है जी। और इस सीड का हो गया अंकुरण, ठीक है। अंकुरण हो गया तो किस तरह से होगा, देखो ये अंकुरण में इसके दो छोटे छोटे से पत्ते निकल गए और यहाँ से एक छोटा सा तना निकल गया और ये अभी भी इसका कोटिलीडन यहाँ पर इसके साथ ही जुड़े हुए हैं। वैसे तो कोटिलीडन ऊपर चले जाते हैं पर आप समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग कोटिलीडन होते हैं वो ये होते हैं आपके, मतलब ये जो कोटिलीडन है ना इसमें से निकल जाएंगे, इसका खोल तो नीचे रह जाएगा और यहाँ पर छोटी छोटी सी दो तीन रूट आ जाएंगे और ये कोटिलीडन ऐसे चले जाएंगे। अब इसी के साथ साथ ही पैथोजन भी क्या हो गया, अपना ग्रो हो गया, ये पैथोजन भी क्या हो गया, ग्रो हो गया और इसमें चला गया। तो जब ये पैथोजन इसमें चला गया तो ये तो मल्टीपल, जैसे इसको फूड मिलेगा क्योंकि जो कोटिलीडन है उस कोटिलीडन में फूड भरा हुआ है और जब अंकुरण होगा मतलब ये जो सीडलिंग स्टार्ट होगा, अंकुरित हो जाएगा ये, तो अंकुरित होते ही फूड तो हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाएगा, फूड हाइड्रोलाइज होना शुरू होगा तो इस पैथोजन को फूड मिल जाएगा। तो जब तक वो हाइड्रोलाइज होगा तब तक तो ये इसको पूरा कर करा के फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा। भाई आगे बात समझ में, ऐसा कब होगा, ऐसा या तो टेम्परेचर डाउन हो जाए, मतलब टेम्परेचर कम हो जाए, या फिर पानी जो है वो ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि पानी ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुँच पाएगी स्टार्टिंग में ज़मीन के अंदर और केवल फूड का हाइड्रोलाइजेशन होगा तो वो फूड यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और उसको यूटिलाइज कौन कर लेगा, पैथोजन कर लेगा। इसलिए ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं दबड़ाना, मतलब सिंपल भाषा में बोलते हैं दबड़ा गई फसल, क्या हो गई, दबड़ा गई, मर गई, तो दोबारा से फिर बोई जाती है ना। तो ये स्टार्टिंग वाली बात है, क्लियर, ओके। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी सीडलिंग ब्लाइट की, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बात करते हैं हम इसके एयरबोर्न डिजीज की। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास में नंबर 2 टाइप, प्राइमरी इन्फेक्शन के आधार पर। तो हमारा इन्फेक्शन का आधार क्या है यहाँ पर, प्राइमरी, मतलब कि पहली बार किस तरह से डिजीज जो है वो कोज हो रही है उसके आधार पर। तो पहला तो हो गया हमारा। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम एयरबोर्न डिजीज, ठीक है ना। एयरबोर्न जो वायु के द्वारा होगा, तो सीधी सी बात है भाई, ऐसा तो है ही नहीं कि जो फंगस है या कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो हवा में उड़ रहा है हमेशा से, शुरुआत से, बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो अभी भी उड़ रहा है ना। वो आएगा कहाँ से, जब तक उसका प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक तो वो आएगा नहीं। मान लो एक खेत है, फॉर एग्जाम्पल हम एक कल्पना करते हैं कि यहाँ पर एक खेत है और इस खेत में ये डिजीज हो गई साहब, ठीक है ना, ये डिजीज हो गई, डिजीज हो गई, दो तरह की कंडीशन बनाते हैं। अब डिजीज होने के बाद में सब मर गया और इस पैथोजन ने अपने स्पोर यहाँ पर डाल दिए, डाल दिए। अब इस खेत वाले ने तो सोचा यार मेरे तो भैया बार बार डिजीज हो जाती है, मेरे तो अब ये फसल नहीं बोने की। पड़ोसी ने सोच लिया, है ना, कि यार ये तो बो नहीं रहा, चलो अपन बोते हैं, इस फसल में ज़्यादा फायदा है। तो भाई साहब ने अपना फसल लगा दिया यहाँ पर, ये उगा दिया फसल। अब क्या हुआ, इधर से चली हवा, हवा चली, भाई साहब ने खाली छोड़ रखा है, खेत में कुछ है नहीं, मिट्टी उड़ी और मिट्टी की परत के साथ साथ ही स्पोर भी उड़ना शुरू हो गए और स्पोर उड़कर कहाँ पहुंच गए, इस खेत में पहुंच गए, ठीक है। तो ये पहुंच गए तो ये हो गया आपका एयरबोर्न डिजीज। इसके खेत में तो सीडलिंग नहीं था, इसके खेत में स्पोर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, माइसीलियम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी किसके थ्रू पहुंच गए, ये हवा के थ्रू इसके खेत में पहुंच गए। अब इसका तरीका कोई सा भी हो सकता है, ये मैंने आपको एक तरीका बताया, और भी तरीके हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खेत में फसल उगी हुई है, इसके ऊपर ये डिजीज है, इस खेत में कोई डिजीज नहीं है, ये भी यहाँ से भी स्पोर उड़कर हवा के साथ में इस खेत में पहुंच सकते हैं। हाँ, एपीजीएल टाइप में, बिल्कुल राइट राइट, एपीजीएल टाइप में डाइकोट में बाहर आ जाते हैं। तो हम वही तो बात कर रहे हैं, जो एपीजीएल, सॉरी, जो आपके कोटिलीडन जो बाहर आ गए वो हाइड्रोलाइज होते रहेंगे, है ना, उसी को हम प्राइमरी लीफ बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर, उसी को ही बोला जाता है प्राइमरी लीफ, बाकी तो सब सेकेंडरी लीफ होती है ना। चलिए, तो एयरबोर्न डिजीज की बात करी हमने, ठीक है। अब कर रहे हैं हम कैसे होता है, चलिए अब लिख देते हैं इसके अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एयरबोर्न जो पैथोजन होते हैं, इनका इन्फेक्शन जो होता है होस्ट प्लांट पर किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। मतलब यहाँ पर पैथोजन किस तरह से आ रहा है, एयर के थ्रू आ रहा है, तो इस तरह के मेथड को हम क्या बोलेंगे, एयरबोर्न बोलेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम, इन्फेक्ट द इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट थ्रू
थ्रू एयर। किसके थ्रू करता है ये होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट? एयर के थ्रू। ठीक है, और ये दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। एयर जो है वो दो तरह के इन्फेक्शन फैलाती है, ब्रिंग प्राइमरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी तो हम पढ़ ही रहे हैं इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन वो होते हैं जो पौधे के उगने के साथ ही आते हैं, मतलब पौधे पर पहली बार अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाता है? प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है ना। और सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? देखो दूसरा नाम आ गया अपने पास में सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये प्लांट है, और इस प्लांट पर पहले प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई रस्ट रोग हो गया। अब हमने क्या किया, इस रस्ट रोग को हटाने के लिए यहाँ पर कुछ मेडिसिन हमने या कुछ केमिकल जो है वो प्रोवाइड करवा दिए, इसको कुछ केमिकल प्रोवाइड करवा दिए, उससे ये रस्ट रोग तो हो गया, लेकिन दूसरा रोग हो गया इस प्लांट के ऊपर, सेकंड रोग हो गया। देखो, तो पहला रोग तो कौन सा था? रस्ट। अब दूसरा मान लेते हैं कि हम एक्स रोग हो गया, स्मट हो गया मान लेते हैं। रस्ट की जगह पर क्या हो गया? स्मट रोग हो गया। ठीक है, या ब्लाइट हो गया, कुछ हो गया। तो ये तो प्राइमरी रोग था जो रस्ट हुआ, और ये होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन जो स्मट है। आगे ना बात समझ में? प्राइमरी और सेकेंडरी में ये अंतर है। प्राइमरी तो किसको कहेंगे हम? जो पहली बार हो रहा है। दूसरा स्मट किस, सेकेंडरी किसको कहेंगे? कि प्राइमरी के हटने के बाद में, है ना। मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद में दूसरा कोई इन्फेक्शन होता है, एक डिजीज के अलावा फिर दूसरी कोई डिजीज हो जाती है, तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। याद रहेगी मेरी बात? लिख दूं क्या मैं इसको? लिख ही देता हूं मैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसे कहते हैं? आप इन्वर्टेड कोमा में थोड़ा सा लिख लें इसको, है ना, अगर आ जाता है तो। ए इन्फेक्शन, ए इन्फेक्शन दैट कैन दैट कैन दैट कैन अफेक्ट दैट कैन आफ्टर, लिख देता हूँ, आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर दैट ए इन्फेक्शन दैट अकर। मैं भी क्या लिख रहा हूँ यार? ए इन्फेक्शन दैट अकर, ठीक है ना, अकर आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर अनादर अनादर इन्फेक्शन, है ना। ऐसा इन्फेक्शन जो दूसरे इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बाद में आता है, उसे क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? अभी दिख रहा है आपको, है ना? ठीक है, चलिए जी। तो ये बात हुई हमारी किसकी? इस एयरबोर्न डिजीज की, कि एयरबोर्न डिजीज किस तरह की होती है। उदाहरण भी लिख लेते हैं इनके, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि रस्ट रस्ट पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ठीक है ना, लूज स्मट रोग, लूज स्मट, ये ऐसे रोग हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी तरह के डिजीज कोज करते हैं। जैसे कि लूज स्मट जो होता है ये ज़्यादातर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। कौन सा इन्फेक्शन होता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है ये। कौन? लूज स्मट। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम थर्ड बात, हमारी तीसरी, जो है हमारी सीड बोर्न डिजीज, नंबर 3। ठीक है, सीड बोर्न, सीड बोर्न। तो देखो सीड बोर्न को हम बोलेंगे, क्या होता है कि जो सीड होता है, जैसे भी बाजरा वगैरह अभी अपने रिसर्च चल रहा है, तो बाजरे के ऊपर, तो उसमें भी हम जो है सीड बोर्न डिजीज के ऊपर ही काम कर रहे हैं, प्री के स्टूडेंट, है ना। तो उसमें क्या है, देखो ये मान लेते हैं सीड है, ठीक है। अब इस सीड का जो कर्नेल होता है, जैसे अगर मोनोकोट सीड है तो इसका जो कर्नेल होता है, मतलब बाहर का जो खोल होता है, उस खोल के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे से ऐसे स्पोट बने रहते हैं। सीड के ऊपर ऐसे छोटे छोटे से काले काले से चकत्ते बने रहते हैं, ऐसे ऐसे। इन चकत्तों के अंदर क्या होते हैं? स्पोर पाए जाते हैं।
क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं इन चकत्तों के अंदर। ठीक है, जो बाहर का भाग होता है ना सीड का, चाहे वो मोनोकोट हो डाइकोट हो, उनका बाहर का जो पार्ट होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं ये स्पोर। ठीक है, अब देखो जब ये जर्मिनेट होगा, ये सीड जब जर्मिनेट होगा तो सीड तो जर्मिनेट हो ही जाएगा, साथ साथ ही ये जो स्पोर्ट है, यहाँ पर भी ये स्पोर है, तो इनको भी फूड मिलेगा, पानी मिलेगा, सबसे पहले तो पानी मिलेगा, फिर ये सीड हाइड्रोलाइज होगा तो इसको फूड भी मिलेगा, तो ये भी इसी के साथ साथ ग्रो हो जाते हैं। बहुत से प्लांट तो ऐसे हैं विदाउट फंगस के वो ग्रो नहीं हो सकते, है ना। ऐसे पादप भी हैं जो विदाउट फंगस वो ग्रो नहीं हो सकते। अगर वहाँ फंगस नहीं है, फंगस क्या करेगी कि फंगस फैलेगी, फैलेगी तो इसको वाटर जो है आसपास के सोर्स से वो लेकर दे देगी, ये भी काम करेगी, एसोसिएटेड रहेगी इसके साथ, तो ये काम करेगी, है ना। तभी स्पोर जो है वो अपना, मतलब ये जो बीज है ये आगे बढ़ जाएगा, और कुछ में ये पैथोजन का काम करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि ये लाभदायक नहीं है, लाभदायक भी है और कहीं कहीं पर हानिकारक है, लेकिन हमारे लिए तो क्योंकि हम इकोनॉमिकली जो फसलें होती हैं उनको बोते हैं, इसलिए हमारे लिए तो ये क्या है, हानिकारक है। ठीक है ना, तो ये स्पोर ऐसे ऐसे ग्रो हो जाएंगे। तो सीड बॉन्ड की बात करें तो इसका मतलब ये स्पोर, जब हमने सीड को, देखो सीड आया था अपने पास में, मान लो 2022 में आपकी ये बाजरे की फसल आ गई, अब आपने इसको अभी नहीं बोया, 23 में भी नहीं बोया, 24 में भी नहीं बोया, अब आप 25 में बोना चाहते हो, तो 25 तक देखो 4 साल तक ये जो स्पोर है डोरमेंट स्टेज में रहेगा यहाँ, और जब आप इसको बोओगे ना तो 4 साल बाद ही ये ग्रो हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये जो सीड बोर्न डिजीज होती है ये डोरमेंट स्टेज में सर्वाइव करती रहती है, कहीं कहीं पर ये माइसीलियम की फॉर्म में भी सर्वाइव करती है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम इस बात को। अ, लिखो आप सीड बोर्न में छोटा सा डायग्राम बनाएंगे समझने के लिए, और यहाँ लिखो आप सर्वाइव, सर्वाइव एज, सर्वाइव एज डोरमेंट। ठीक है ना, या फिर ये किसकी फॉर्म में, माइसीलियम की फॉर्म में भी सर्वाइव करती है, माइसीलियम इन सीड, या तो ये डोरमेंट स्पोर की फॉर्म में यहाँ पर सर्वाइव करती है, या फिर ये माइसीलियम की फॉर्म में यहाँ पर सर्वाइव करती है। ठीक है, और सीड के अंदर इसके अलावा जैसे मान लीजिए गन्ना बो रहे हो आप, ये गन्ना बो दिया हमने, ठीक है ना, अब गन्ना बोओगे तो गन्ना कैसे बो, गन्ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये नोड वाला पार्ट, गन्ने के लिए हम नोड वाला पार्ट इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह का रिप्रोडक्शन है गन्ने का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसा है ये, वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए गन्ना अभी आ गया हमारे पास, अब इस गन्ने को हमें अगले साल बोना है, तब तक ये पड़ा रहेगा हमारे पास, पड़ा रहेगा, तो इस गन्ने की ये जो नोड वाला पार्ट होगा अगर ये इन्फेक्टेड है तो वो जो पैथोजन है वो भी इसी में रहेगा, रहेगा ना। तो सीड के साथ साथ हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अब आगे चलकर हम इसी को क्या बोलेंगे, इस गन्ने की पंगेरी को, अभी तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हम एज ए सीड इसका इस्तेमाल करेंगे, हालांकि सीड नहीं होगा लेकिन उगेगा तो यहीं से, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सीड ही कहलाएगा। तो ये है तो क्या, प्रोपोगेटिव पार्ट है, तो प्रोपोगेटिव पार्ट को भी हम सीड ही बोलते हैं, क्योंकि बाद में जब इसे गन्ना उगाएंगे तो एक प्रकार का सीड ही है। जैसे आलू की आंख होती है, आंख से हम लगाते हैं तो भी एक प्रकार के सीड का ही काम करता है। मतलब सीड क्या काम कर रहा है, सीड पादप प्लांट को जर्मिनेट करने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नोड वाला पार्ट भी पादप को जर्मिनेट करने का काम कर रहा है, सीड भी वही काम कर रहा है। तो लगभग लगभग उसको, मतलब बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, सीड बोल देते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम इन सीड और अदर, अदर प्रोपेगेटिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ होस्ट प्लांट, है ना। सीड में तो सर्वाइव करते ही हैं ये डोरमेंट स्टेज में, इसके अलावा ये प्रोपेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं प्लांट की। ठीक है जी, जैसे कि बात करें हम फॉर एग्जांपल लूज स्मट की, लूज स्मट, ठीक है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, व्हीट में होता है ये लूज स्मट रोग। ठीक है, और ये कैसा रोग है, यह इंटरनली, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। कैसी है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज, याद रख लेना ये बात। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा भैया एक बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ प्रिपरेशन या मोड ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। तो कुछ चीजें हमें समझ में आ गई होगी। अब
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे के टाइप की। 9 और बचे अपने पास में क्लासिफिकेशन में, 9 तरह की डिजीज और है, उनके बारे में भी बात करेंगे। धीरे धीरे समझते जाएंगे, जब हम सारी चीज़ें समझ लेंगे ना, तब फिर हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और कल जो है आपकी छुट्टी है इसे, तो कल क्लास नहीं होगी। अब क्लास कब होगी? मंडे को, है ना। संडे का छुट्टी रहेगा भाई, ध्यान रखना है, संडे का हॉलीडे रहेगा। तो कल तो वेट नहीं करना है आपको, मंडे को वापस से आपको ज्वाइन करना है। वही 5 to 35 के बीच में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थोड़ा सा ध्यान रखा करो मोबाइल पे, है ना। वैसे तो नोटिफिकेशन फेसबुक व्हाट्सएप के देखते रहते हो, काम की चीज़ के नहीं देखते। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड